हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साहिल पटेल, अ कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक थर्ड टेम्परामेंट के बारे में। हमने पहले दो टेम्परामेंट्स के बारे में बात की हुई है। थर्ड टेम्परामेंट इज़ फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। तो ये क्या होता है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बॉडीली वीकनेसेस कहाँ पर होती है, मेंटली पर्सन कैसा होता है, लाइफस्टाइल, कैरियर्स, ये सारी जगह पर बंदा क्या कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो, फीमेल, सेम टू सेम ऐसा ही होता है फ्लेगमेटिक पर्सन। एकदम माइल्ड पर्सन रहता है, बहुत कचकच नहीं करते रहता है, लेकिन उसके डिजीज़ कंडीशंस भी ऐसी रहती है जो स्लोली डेवलप होती हो, रेस्पायरेटरी सिस्टम्स पे अफेक्ट करती हो। ये सारी चीज़ें फ्लेगमेटिक में देखी जाती है। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, तो हमें पता होगा, काम कंपोज्ड नेचर रहेगा, रिजर्व्ड नेचर के रहेंगे, एकदम इजीली एक्सप्रेस नहीं कर देंगे खुद को पब्लिक के बीच में। ये जो होते हैं वो एकदम स्टेबल होते हैं। चारों चार जो अपने टेम्परामेंट्स है, उनके कुछ ना कुछ ट्रेट्स है। एक ट्रेट है एंगर वाला, एक ट्रेट है जो है वो एकदम हाई कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन उसके वाला। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है एक स्टेबिलिटी वाला, क्योंकि ये जो होता है वो हमेशा रिजर्व नेचर खुद को लेके चलते रहता है। स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, देखा, काम एंड कॉम्पोस्ट नेचर, पेशेंट पर्सन रहता है, सहन शक्ति ज़्यादा होती है, टॉलरेंट रहता है, डिपेंडेबल पर्सन रहता है, इनके ऊपर आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो, इनकी वेट करके बैठ सकते हो। ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड रहते हैं ये लोग, चीट करने वाले बंदे नहीं रहते हैं। जैसे हमने कॉलेरिक में बात की थी कि बंदा एक लेवल तक पहुंचेगा, उसके बाद वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस तरीके से। एंड दे आर गुड लिसनर्स। तो आप अपने फ्रेंड्स की बात करोगे अगर, तो आपको ये पता चलेगा कि थोड़े बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो माइल्ड नेचर के होते हैं, जिनका काम ही अपने एक इमोशनल ड्रेनेज के लिए होता है। हमारे इमोशंस भर गए, तो ये लोग जो होते हैं वो हमेशा याद आ जाते हैं कि ये लोग अपने जो इमोशंस हैं उनको ड्रेन करवा देते हैं। वीकनेस की अगर बात करें, तो ये लोग काम और कंपोस्ट तो रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे आर इनडिसिसिव। खुद की लाइफ में इनडिसीजन है इनके। ओवरली कॉशियस, इमोशनली डिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इमोशनल वैल्यूज़ आर व्हाट, कि इमोशनल वैल्यूज़ जो हो रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो इन्होंने देखी है, ऑब्जर्व की है, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि खुद के इमोशंस अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किए तो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, राइट। सो ये डिस्टेंट रहते हैं, दूर ही रहते हैं, लैकिंग मोटिवेशन टू डू एनीथिंग। कोई भी फिजिकल थिंग या कुछ भी करने की चीज़ होगी, तो वहाँ पर ये मोटिवेशन लैक ही रहता है इनके अंदर। ऐसा सोचता है कि क्यों करना है ऐसा, क्यों खुद की लाइफ में ऐसी झंझट पालनी है, क्यों अचीव करना है कुछ। पहले हमने जो बात की थी दोनों टेम्परामेंट्स, उनमें सेम ये चीज़ एकदम ऑपोजिट थी। क्यों? क्योंकि वो लोग को अचीव करना था, एक ऐसी जगह पर पहुंचना था जहाँ पर वो सुपीरियर लेवल्स पर हो, कॉलेरिक्स में। एंड लास्ट इज डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस। तो यही चीज़ होगी, अगर खुद एक ड्रेनेज बन गया है सबके लिए, तो खुद को पता है कि खुद के इमोशंस अगर एक्सप्रेस किए तो कोई मजाक उड़ा देगा, कोई हर्ट फील करवा देगा। तो इसलिए ये लोग दूर तो रहते ही है, लेकिन खुद के इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बिहेवियर ट्रेट्स की बात करेंगे, तो ये रहा कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्रंट्रेशन, ये सारी चीज़ें ये लोग अवॉइड करते रहते हैं, हमेशा दूर भागते हैं। रूटीन एंड स्टेबिलिटी प्रीफर करते हैं। अगर फीमेल होगी या मेल होगा, ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सुबह उठे तो 10-15 मिनट ये करो, उसके बाद 15 मिनट ये करो, उसके बाद ये करो, फिर अपना शेड्यूल स्टार्ट करो। जॉब रिलेटेड शेड्यूल में भी सेम टू सेम इनका यही रहता है कि 9 बजे पहुँचे तो 9 से 9:15 के बीच में खुद का टेबल और वो सब सेट कर लो। उसके बाद आधे घंटे के लिए सोचो कि आज पूरे दिन क्या काम करना है। ये पूरा रूटीनिस्टिक काम इनके अंदर होता है, एकदम काम एंड कॉम्पोज्ड मैनर में रहते हैं। रिजर्व्ड पर्सन्स, क्लोथ्स में भी ये लोग रिजर्व्ड दिखते हैं हमें। टेक टाइम टू मेक डिसीजंस। देखा, मैंने बोला कि ये खुद से ही ऐसे 30 मिनट्स निकाल लेते हैं कि आज के दिन मुझे क्या करना है। ऐसे हेक्टिकली नहीं कि कुछ भी आया तो लाओ चलो तोड़ फोड़ कर दे, या फिर कोई भी चीज़ आई अचानक से ही उसमें जंप कर दे, कोलेरिक टेम्परामेंट्स के जैसे। दे वैल्यू हारमनी एंड कोऑपरेशन। टीम के अंदर इनका कोऑपरेशन बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये टीम के लीडर नहीं बनते, लेकिन टीम का एक ऐसा हिस्सा बनते हैं जहाँ पर ये सब लोगों को इकट्ठा करके बिठा सके। फिफ्थ इज मे अपीयर अलूफ और डिटैच्ड। देखा, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो कई बार हम इन्हें देख सकते हैं कि इनके ग्रुप का कोई बंदा नहीं है, इनका कोई फ्रेंड नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बंदा अकेला अकेला रहता है। लेकिन पर्सन वाइज, अगर पर्सनालिटी वाइज हम देखेंगे, तो दे आर वन ऑफ द गुड पर्सन्स, कि जिनके सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो।
ये थोड़ा बहुत सोचेंगे, आपको कोई भी ऐसे तैसे गाइडेंस नहीं दे देंगे, काम एंड कंपोज्ड मैनर में देंगे। नेक्स्ट इज कैरियर्स एंड इंटरेस्ट, कहाँ पर होते हैं ये लोग? तो फर्स्ट इज मीडिएटर्स, काउंसिलर्स और थेरापिस्ट। तो देखा, ये लोगों का काम ही यही है कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्फीयर पर, स्पिरिचुअल, मेंटल या फिर फिजिकल, ये लोग कुछ कंसल्ट करेंगे आपको शांति से डिसीजन लेके, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो कौन सी चीज़ की वजह से हो रही है वो हटा सके। सेकंड इज रिसर्चर्स, एनालिस्ट्स और साइंटिस्ट्स। ये भी हमें पता है एक डीप थिंकिंग की ज़रूरत होती है, एक टाइम चाहिए होता है इन्हें सोचने के लिए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कुछ इनोवेटिव जो भी करना है वो। थर्ड इज लाइब्रेरियंस, आर्किविस्ट्स और क्यूरेटर्स। फोर्थ इज आर्टिस्ट्स, डिज़ाइनर्स और म्यूजिशियंस। सिमिलरली आर्टिस्ट्स में क्या होता है, आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी हो तो डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करते हैं, वो कुछ दिखाना चाहते होते हैं। अगर एक पेंट किया हुआ है, या फिर म्यूजिशियन जो है, हम देखते हैं बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे रहते हैं कि जिनके अंदर एक डीप मीनिंग प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ये फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले लोगों की होती है, बहुत डीप थिंकिंग के बाद लिखते हैं। अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग लिख रहा है तो उसके अंदर भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रेजेस ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लिख रहा है तो उसके अंदर भी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि जिसकी वजह से हम जो सुनने वाला है वो भी खुद मोटिवेट हो उस हिसाब से। फिफ्थ इज डिप्लोमेट्स, नेगोशिएटर्स और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर्स। देखा, ये लोग मीडिएटर्स के तरीके से वर्क बहुत बढ़िया करते हैं। ये लीडर्स नहीं रहते, लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जो सबके बीच में बैठ के मामला सुलझा सके। फिजिकल अफेक्शंस की बात करें तो फिजिकल लेवल पर क्या इनके अंदर खास देखा जाता है, हम एकदम ब्रॉड टर्म से देख रहे हैं, एकदम डीपली नहीं जा रहे अभी, क्योंकि डीपली जाएंगे तो बहुत सारे फिजिकल अफेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को भी कवर करते हैं। तो फिजिकल अफेक्शन की बात करेंगे तो स्लो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फ्लेगमेटिक, फ्लेगम, फ्लेगम जो होता है वो हम लोग रिलेट करते रहते हैं कि जो म्यूकोजल डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है ट्रैक्ट में से, रेस्पायरेटरी पूरी के पूरे सिस्टम में से, उसे फ्लेग्मा बोलते हैं बहुत बहुत सारी जगह पे। तो इसका मतलब यही रहता है कि ये जो डिस्चार्ज वाले लोग होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं। लिम्फ एनलार्जमेंट, स्किन जो होती है पेल रहती है। वीनस स्टेसिस, वीनस स्टेसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि स्लोनेस है, काम पर्सन है। तो अगर पर्सन उग्र रहेगा, एग्रेसिव रहेगा तो उसको आर्टेरियल अफेक्शंस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये लोग तो काम है, वीनस अपना जो सिस्टम है उसका काम भी वही है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है जिसको सिर्फ लेके जाना है उसको। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन भी नहीं होती जहाँ पर एग्रेशन देखी जाए। फिजियोलॉजिकली भी हम देखते हैं कि आर्टरीज हैव मच मोर प्रेशर देन वीनस सिस्टम, राइट? देन इज होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में मैंने दो लिखी है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन है। कैप्सिकम एनम, पल्सेटिला निग्रिकेंस। ये मोस्ट लाइकली हम देखेंगे कैप्सिकम के अंदर तो ये होम सिकनेस वाला बंदा होगा। ये पर्सन के अंदर हम क्या देखते हैं, जो फिजिकल अफेक्शंस रहते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेटिला। पल्सेटिला तो हमें पता ही है, फीमेल रेमेडी करते हैं लोग, लेकिन मेल पल्सेटिला पेशेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे ऐसे थेरापिस्ट्स होते हैं जो एकदम अच्छे से घुल मिल के बात करते हैं, फीमेल्स के साथ ही नहीं लेकिन बच्चों के साथ भी हम इनका व्यवहार देखते हैं कि दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी इजीली। और आपका बच्चा होगा, अगर योर सन और गर्ल इज देयर, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आप फादर हो या मदर हो, आप अपने बच्चे को इमोशनली ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे। लेकिन एक थर्ड पर्सन जो एक थेरापिस्ट होगा या तो फिर कोई होम्योपैथिक फिजिशियन ही होगा, वो आपके बच्चे के साथ बहुत इजीली घुल मिल रहा है और आपका बच्चा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ इनकी क्वालिटीज़ में प्रेजेंट रहती है। तो पल्सेटिला भी वन ऑफ द केयर टेकर्स में आते हैं। सो ये था अपना थर्ड टेम्परामेंट, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन चाहिए हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं अवेलेबल कर दूंगा। आपको कोई लैंग्वेज बैरियर अगर हो रहा हो कि हिंदी या इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज में यूज़ कीजिए वर्डिंग्स, तो मैं वो भी ट्राई कर लूँगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस एंड काइंडली ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए।